हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। क्वेश्चन में कह रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 3 हो, वेरिएबल x हो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में टोटल 3 कंडीशन है। एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 3 हो, वेरिएबल x हो और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -7 होना चाहिए। यहां तक बातें समझ में आई। चलिए पॉलिनोमियल बनाते हैं जो कि बहुत ही हलवा है। बता रहा हूं कैसे। क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 3 हो और वेरिएबल x हो। तो क्योंकि हमें डिग्री 3 चाहिए, मैं लिखूंगा x का पावर 3। मैं क्या लिखूंगा, x का पावर 3। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि x स्क्वायर के आगे -7 लिखा होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। इस लाइन का मतलब ये है हिंदी भाषा में कि एक्स स्क्वायर के आगे -7 लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -7x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रख देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें x की जगह 1 रख देना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, x की जगह भैया 1 रख दीजिए। तो इस x और इस x की जगह हम लोग 1 रख देंगे और क्या, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस x की जगह 1 रखूंगा, इस x की जगह 1 रखूंगा। अब देखूंगा जोड़ घटा के कि क्या आएगा। 5 इंटू 1 तो 5 होगा, माइनस 3 इंटू 1 तो 3 होगा, प्लस 7 है ना। 7 और 5 ऐड होंगे 12 आएगा। ये जाएगा 12 माइनस 3। 12 माइनस 3 करने पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 9 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखेंगे हमें 9 मिलेगा। उसी तरह क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में t की जगह a रखेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, इस बार पॉलिनोमियल में क्या बोला है, t की जगह a रखना है। t की जगह a रखना है, सोचिए। तो सेकंड वाले केस में हमारा पॉलिनोमियल है 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, है ना। तो हमें t की जगह a रखना है। हमें क्या करना है, हमें t की जगह a रखना है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई इस t की जगह a रखेंगे, ये जाएगा a का क्यूब माइनस इस t की जगह a रखेंगे तो ये जाएगा a का स्क्वायर प्लस 6। तो ये जाएगा आपका 4a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। क्या हम लोग इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, है ना। लाइक टर्म्स नहीं है। अगर लाइक टर्म्स होते तो हम लोग इन्हें माइनस कर पाते, ऐड कर पाते, है ना। तो जब हम लोग इस वाले पॉलिनोमियल में t की जगह a रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। उम्मीद करता हूं सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 52 एंड ऐड 23 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर है जिसको अगर आप 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और 23 जोड़ेंगे तो आपको -7/12 मिलेगा। तो वो नंबर खोज के बताइए। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें नंबर ही तो नहीं पता है, और जो हमें नहीं पता होता उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो मैं लिखूंगा लेट द नंबर बी x। मैंने नंबर को x मान लिया, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ। सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाई x। मैंने नंबर को 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि 23 ऐड भी करना है, यहीं रुकना नहीं है, 23 ऐड भी करना है। तो कर दिया ऐड 23। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा -7/12, यानी ये इक्वल हो जाएगा -7/12 के। अब आप अगर क्लास 9th में है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि 52 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 52x आएगा प्लस 23 इज इक्वल्स टू -7/12। ठीक है, इस 23 को साइड देंगे तो -23 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 52x इक्वल्स टू -7/12 प्लस सॉरी -23, है ना, क्योंकि ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। नीचे 1 लिख के इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो क्या जाएगा 52x इक्वल्स टू, ऐड कैसे करते हैं, इस 1 को -7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 आता है, आगे माइनस लगाते हैं। 12 को 23 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 276 आता है। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर लिखने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 12 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 52x इज इक्वल्स टू -283 डिवाइडेड बाई 12। ये 52 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो जाएगा x इज इक्वल्स टू -283 होल डिवाइड बाई 52 इंटू 12, है ना। तो एक बात बताइए, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -283 डिवाइडेड बाई 624, है ना, 624 मिलेगा हमें। क्लियर है कि नहीं बताइए।
तो यही वो नंबर है जिसके साथ अगर आप 52 मल्टीप्लाई करेंगे और 23 जोड़ेंगे तो आपको -7/12 मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नंबर है जो कि दूसरे नंबर का 5 गुना है। एक नंबर है कोई जो कि दूसरे नंबर का 5 गुना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूंगा लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर को एक्स मान लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 5 गुना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या 5x हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या आपका 5x हो जाएगा। सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 5x, है ना, क्योंकि 5 टाइम्स बोला था। क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि अगर मैं 21 दोनों नंबर में जोड़ दूं तो उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें भी 21 जोड़ूंगा और इसमें भी 21 जोड़ूंगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। दोनों में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 21 और ये हो जाएगा आपका 5x + 21। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं दोनों में 21 जोड़ दूं तो इन दोनों में कोई एक नंबर दूसरे का दोगुना हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला बड़ा है तो इसका दोगुना होगा, है ना। तो 5x + 21 जो है वो दुगना हो जाएगा x + 21 के। यही हमें बनाना था, और अगर आपका ये बन जाएगा तो ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर से समझाता हूं, क्वेश्चन में कहा था एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 5 गुना है, तो मैंने एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली 5x हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा था 21 ऐड करना है दोनों नंबर में, तो x में 21 ऐड किए, 5x में भी 21 ऐड किए। कहा है 21 ऐड करने के बाद इन दोनों में कोई एक नंबर दूसरे का दोगुना हो जाएगा। तो क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है तो यही वाला नंबर इसका डबल होगा, तो ये वाला नंबर इस नंबर का क्या है, डबल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, है ना। तो जाएगा 5x + 21 = 2x, क्योंकि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें 2x मिलेगा। 2 और 21 मल्टीप्लाई होंगे तो 42 मिलेगा, है ना। ठीक है, इस 2x को उधर भेजिए और इस 21 को उधर भेजिए। तो हो जाएगा आपका 5x - 2x = 42 - 21। ये जाएगा आपका 3x = 21। ये 3 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। लेकिन क्या क्वेश्चन में हम लोगों से x की वैल्यू निकालने के लिए बोला था क्या, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में तो हम लोगों से नंबर पूछ रहा है, तो आपका एक नंबर x था और दूसरा नंबर 5x था, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका x था और x की वैल्यू 7 आई है। सेकंड नंबर आपका 5x था, सेकंड नंबर आपका क्या था 5x था, यानी 5 × 7 दैट इज 35। ठीक है, तो हमारे दोनों नंबर्स क्या हैं 7 और 35। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 रुपीज एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास इस समय 800 रुपए हैं और अगर आप हर महीने 250 रुपए बचा ले रहे हैं तो 6 महीने के बाद आपके पास कितने रुपए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 800 रुपए हैं अभी हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल अमाउंट। ठीक है, इनिशियल अमाउंट या इनिशियल मनी कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हमारे पास 800 रुपए हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं, है ना, और हम लोग हर महीने 250 रुपए बचा ले रहे हैं। ठीक है, तो एक महीने में कितना रुपए हम लोग बचा रहे हैं, एक महीने में हम लोग कितना रुपए बचा रहे हैं, तो आप कहेंगे 250 रुपए बचा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 6 महीने में आप कितने रुपए बचा लेंगे, 6 महीने में आप कितने रुपए बचा लेंगे। अगर आप एक महीने में 250 रुपए बचा रहे हैं तो 6 महीने में आप कितने रुपए बचा लेंगे। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल सा टेक्निक है, 250 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 1500 मेरे ख्याल से, है ना। तो 6 महीने में हम लोग 1500 रुपए बचा लेंगे, और शुरू में हमारे पास 800 रुपए थे, है ना। तो अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए, कितना अमाउंट होगा, अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए। पहले हमारे पास 800 रुपए थे, हमने 1500 और बचा लिए, तो अब हमारे पास कितने रुपए हो गए 2300, और यही फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, सेकंड वाले में पूछ रहा है कि 2 साल में कितने रुपए बचा लेंगे। सेकंड वाले में 2 साल का पूछ रहा है, और आप जानते हैं 2 साल में 24 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं, यानी वो अल्टीमेटली 24 महीने का पूछ रहा है। तो फिर वही चीज, इनिशियल अमाउंट कितना है, शुरू में पैसा कितना था, तो आप कहेंगे इनिशियल अमाउंट तो 800 रुपए थे, इनिशियल अमाउंट कितना था 800। एक महीने में कितने रुपए बचा रहे थे, एक महीने में हम लोग कितने रुपए बचा रहे थे, तो आप कहेंगे 250 रुपए बचा रहे थे, है ना। तो 24 महीने में कितने रुपए बचाएंगे, तो आप कहेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमें क्या करना है 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, 250 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, सही बात है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा 6000 आएगा, है ना। तो अब आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 800 रुपए तो पहले से थे, 6000 रुपए मैंने और बचा लिए, यानी अब हो गए हमारे पास 6800 रुपीज़। ठीक है, 6800 रुपीज़ हमारे पास इस वक्त हो गए हैं 2 साल बाद। थर्ड बारे में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, थर्ड पार्ट भी है इसमें, कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, मतलब इसे लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करिए। जब भी कहीं ये चीज पूछेगा ना, एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न, इसका मतलब ये होगा कि x महीने के बाद कितने रुपए आप बचा लेंगे, या x महीने के बाद आपके पास कितने रुपए होंगे। जैसे यहाँ 6 महीने का पूछ रहा था, यहाँ 2 साल का पूछ रहा था, यानी 24 महीने का पूछ रहा था। तो यहाँ पे x महीने का पूछ रहा है, यहाँ पे कितने महीने का पूछ रहा है, x मंथ का पूछ रहा है। लीनियर पैटर्न मतलब x मंथ का पूछना चाह रहा है, x मंथ का, यानी x महीने के बाद आपके पास कितने रुपए होंगे। ठीक है, तो इनिशियल अमाउंट कितना था, इनिशियल अमाउंट हमारे पास 800 रुपए थे, इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितना था 800।
एक महीने में हम लोग कितने रुपए बचा रहे हैं, तो आप कहेंगे एक महीने में हम लोग 250 रुपए बचा रहे हैं। तो एक्स महीने में कितने रुपए बचा लेंगे, एक्स मंथ में, तो आप कहेंगे 250 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि जब 6 महीने का पूछ रहा था तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 24 महीने का पूछ रहा था तो 24 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और अगर एक्स महीने का पूछेगा तो फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 250 एक्स हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। अब मैं अगर आपसे पूछूं अमाउंट, तो आप कहेंगे अमाउंट यानी टोटल मनी निकालने के लिए शुरुआत में जितना पैसा था और जितना सेव किए हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। शुरुआत में हमारे पास 800 रुपये थे और हम लोगों ने 250 एक्स रुपीज़ सेव किए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको। शुरुआत में हमारे पास 800 रुपये थे और हम लोगों ने सेव 250 एक्स रुपीज़ किए हैं। तो ये हमारा आंसर होगा थर्ड वाले पार्ट का, जिसमें पूछा था एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो ये है हमारा लीनियर पैटर्न। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10 साल के बाद आपके पास कितने रुपए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 43। फाइंड बोथ द नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो क्या हमें इस पूरे क्वेश्चन में ये बताया है कि 2 डिजिट नंबर है क्या, तो आप कहेंगे कहाँ बताया भाई, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको 2 डिजिट के नंबर का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। 2 डिजिट का मैं नंबर लेता हूँ 32, 64, 39, 97, है ना, 52। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं एक्स वाई और एक नंबर ले लेते हैं वाई एक्स। ये सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर है। 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 3 प्लस 2, क्योंकि 10 इंटू 3 करेंगे 30 आएगा, 30 को 2 में जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। उसी तरह 64 को 10 इंटू 6 प्लस 4 लिख सकते हैं। 39 को 10 इंटू 3 प्लस 9 लिख सकते हैं। 97 को हम लोग 10 इंटू 9 प्लस 7 लिख सकते हैं। 52 को हम लोग 10 इंटू 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग एक्स वाई को क्या ये लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई, और वाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू वाई प्लस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो एक्चुअली में यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। याद रहे, एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई, और वाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू वाई प्लस एक्स। तो क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में 2 डिजिट के नंबर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इनके डिजिट्स को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मैं लिखूंगा लेट, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा लेट वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी वाई। ठीक है, आप जानते हैं किसी भी 2 डिजिट के नंबर में एक वंस डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है। तो मैंने वंस डिजिट को एक्स मान लिया और टेंस डिजिट को वाई मान लिया। तो जो आपका नंबर है वो क्या बनेगा, फिर जो आपका नंबर है वो क्या बनेगा, वाई एक्स बनेगा। जो आपका नंबर है वो क्या बनेगा, वाई एक्स बनेगा। कैसे, मैंने पहला डिजिट एक्स माना है और दूसरा डिजिट वाई माना है, और वाई एक्स को हम लोग लिख पाएंगे 10y प्लस एक्स। आई बात समझ में, हम लोग वाई एक्स को क्या लिख पाएंगे 10y प्लस एक्स। बस इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो y और x है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। क्वेश्चन में बोला था कि अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर है और इनके डिजिट्स को अगर आप माइनस करेंगे तो 3 आएगा। क्वेश्चन में बोला था कि अगर आप डिजिट्स को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी y और x को माइनस करने पर 3 आएगा। y और x को माइनस करने पे क्या आएगा, 3 आएगा। मैं इस x को अगर इधर भेज दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 प्लस एक्स हो जाएगी। मैं कहूँगा बिल्कुल आप सही है ना। क्वेश्चन में बोला था डिजिट्स को माइनस करने पे 3 आ रहा, तो मैंने y और x को माइनस कर दिया क्योंकि यही डिजिट्स थे, तो 3 आना चाहिए। क्वेश्चन बोला था अगर मैं डिजिट्स को उल्टा कर दूं, आपका नंबर क्या था वाई एक्स था, तो कह रहा है डिजिट्स बदल दीजिए, मतलब एक्स को पहले कर दीजिए वाई को बाद में। तो इससे एक रिवर्स नंबर बनेगा, रिजल्टिंग नंबर मतलब रिवर्स नंबर, एक उल्टा नंबर बनेगा, रिवर्स नंबर बनेगा। सही बात है, अगर आप इस वाई एक्स को उल्टा कर देंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स एक्स प्लस वाई लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन बोला था नंबरवा को उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिए। क्वेश्चन में कह रहा है जो नया नंबर बनेगा यानी उल्टा करने के बाद अगर आप उसको ऐड करेंगे पुराने वाले नंबर से तो आपको 143 मिलेगा। ये आपका पुराना वाला नंबर है, ये आपका नया वाला नंबर है। कह रहा है इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 143 आएगा। तो वाई एक्स और एक्स वाई को ऐड करेंगे हम लोग, वाई एक्स यहाँ पे मैं लिखा वाई एक्स और एक्स वाई को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 143 आएगा। वाई एक्स मतलब अभी मैंने आपको बताया था 10y प्लस एक्स, बीच में प्लस एक्स वाई मतलब मैंने बताया था आपको 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ठीक है, तो x और 10x मिलके 11x हो जाएंगे, y मिलके 11y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। इन दोनों में 11 कॉमन है तो 11 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x प्लस वाई बराबर 143। ये 11 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 143 डिवाइडेड बाई 11। 11 से डिवाइड होगा तो 11 वन 11, 11 3 33। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 13 मिल जाएगी। सही बात है, x प्लस वाई की वैल्यू हमें 13 मिल जाएगी। हमें पता है y की जगह 3 प्लस एक्स रखना है, तो इस y की जगह हम लोग 3 प्लस एक्स रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका x प्लस 3 प्लस एक्स बराबर 13, है ना। x और x ऐड होंगे तो 2x हो जाएंगे, 2x प्लस 3 बराबर 13 हो जाएगा। बाकी तो आप जानते हैं कि इस 3 को साइड भेजेंगे तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10/2, यानी x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू मिल गई हमें 5।
अगर हमें x की वैल्यू मिल गई है तो इस x की जगह 5 रख सकते हैं, रख देंगे। तो ये जगह y इज टू 3 + 5 दैट इज y इज टू 8। तो हमें y और x की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन बोला था दोनों नंबर बताइए, पुराना वाला भी और नया वाला भी। तो y की जगह 8 रखेंगे और x की जगह 5 रखेंगे, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 85। आपका नंबर क्या हो जाएगा 85। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 58। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 58, क्योंकि उल्टा करना था, है ना। इस y की जगह हमें 8 रखना था, x की जगह हमें 5 रखना था, नंबर हो जाएगा 85। इसका उल्टा क्या होगा 58, यही हमें खोजना था और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये हमारा सोल्यूशन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर 10y + x होगा और रिवर्स नंबर 10x + y होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्वेश्चन बोला था 143 आएगा। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए 7th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द y एक्सिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और साथ में ये जो 4 लाइंस बनेंगे ग्राफ के ऊपर, इन लाइंस का हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। साथ में हमें ये जो लाइंस है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगे ये भी हमें बताना है। तो 3 चीजें हमें निकालनी है। पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें 3 चीजें निकालनी है। स्लोप निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, और ये जो लाइंस हैं वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगे उसी का हमें कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट बताना है, ठीक है। तो ध्यान रहे हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है। हमें इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाना है, स्लोप निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, और वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे ये लाइंस y एक्सिस को कट करें, ठीक है। तो अगर हमें इस वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें इस तरह का एक टेबल बनाना होगा, है ना। इस टेबल में मैं लिखूंगा यहाँ पे x और यहाँ पे y। मैं x की जगह अगर 0 रख दूं इस इक्वेशन में तो बताइए y की वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत सिंपल है, ये जगह y इज टू -3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह हमें 0 रखना है +4। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा तो हमें y की वैल्यू 4 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जब x की जगह 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 मिल रही है। सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, मैं x की जगह 2 रखूंगा, देखते हैं क्या मिलता है y का वैल्यू। अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो ये जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 2 + 4, ठीक है। तो ये जाएगा आपका y इज टू -6 + 4, ये हमें मिलेगा y इज टू -2। मतलब जब x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू -2 मिल रही है ना। तो हम लोगों ने क्या किया है, इस वाले इक्वेशन का टेबल बना लिया है। इस टेबल से हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं, जैसे ये 0 और 4 मिलके हमें एक पॉइंट देंगे जिसका नाम होगा 0,4, ठीक। उसी तरह ये 2 और -2 मिलके हमें एक पॉइंट देंगे जिसका नाम होगा 2, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो हमें प्लॉट करना था 0,4। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 0,4 कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे 0,4 यहाँ पे होगा, क्योंकि पहला वाला 0 है, मतलब पॉइंट आपका y एक्सिस पे होगा, 4 डिस्टेंस पे होगा, यानी पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं हल्का सा लाल बना दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे मालूम चले कि जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे है। 2, -2 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे 2 होना चाहिए, y एक्सिस पे -2, तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे होगा, है ना। ये -2 है और ये 2 है, तो 2, -2 प्लॉट करना था, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है तो वो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे और यहाँ पे हमें मिले हैं, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन मिल जाएगा। तो जब हम लोगों ने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को प्लॉट किया है तो हमें ये वाली लाइन मिल गई है, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है वो फर्स्ट इक्वेशन का है। तो हम लोगों ने एक काम तो कर लिया है, हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है, लेकिन हम लोगों को स्लोप भी निकालना था और y इंटरसेप्ट भी निकालना था, और साथ में हमें ये भी बताना था कि इसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल्स टू mx + c, है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे m जो है वो स्लोप होता है, और c जो है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। c जो है वो आपका y इंटरसेप्ट कहलाता है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका जो इक्वेशन था वो ये था, y इक्वल्स टू -3x + c, है ना, यही आपका इक्वेशन था। इसी के नीचे मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू mx + c, ठीक है। तो आप देख सकते हैं y, है ना, x x, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे देख सकते हैं तो कह सकते हैं कि m की वैल्यू -3 है ना। आप यहाँ से बोल सकते हैं m की वैल्यू -3 है, और m ही स्लोप कहलाता है, मतलब स्लोप आपका क्या है, -3 है, ठीक है। बात समझ में आई। और c की वैल्यू 4 है, और c ही y इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है, 4 है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट कहते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने स्लोप भी निकाल लिया और y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया है। हम लोगों को ये भी बताना था कि जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाइन जो है यहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस को, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आप कहेंगे 0,4 है ना। तो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, उसका पॉइंट क्या है, उसका पॉइंट है 0,4। क्लियर है कि नहीं बताइए। 3 चीजें हमें निकालनी थी, स्लोप आया है -3, y इंटरसेप्ट बताना था वो आया है 4, और हमें ये भी बताना था कि लाइन जो है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो लाइन y एक्सिस को 0,4 पे कट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा।
सेकेंड पार्ट में देखिए आपका जो इक्वेशन है वो है 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7, है ना। तो टेबल ड्रॉ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। मैं यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं x की जगह 0 रखूंगा। तो जैसे ही x की जगह 0 रखूंगा तो 2y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 7 हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 4 इंटू 0 तो 0 होगा, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 7/2 दैट इज 3.5। हमें y की वैल्यू 3.5 मिलेगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3.5। ठीक है, क्लियर है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। अब मैं रखूंगा x की जगह -1। ठीक है, मैं x की जगह -1 रखूंगा, तो हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 7, क्योंकि x की जगह -1 रखना था। आप 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं -1 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करना मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि मेरा ग्राफ छोटा है। तो हो जाएगा 2y इक्वल्स टू -4 प्लस 7, 2y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, दैट इज 1.5 आएगा, है ना। 1.5 क्लियर है कि नहीं बताइए। तो यहाँ से हम पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट बनेगा 0,3.5, और यहाँ से पॉइंट बनाएंगे तो हमारा पॉइंट बनेगा -1,1.5। क्लियर है। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 0,3.5 और -1,1.5 इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर हमें प्लॉट करना है। सही बात है। तो 0,3.5 यहाँ पे होगा, है ना। 0,3.5 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 3 है, 3 के बाद 3.5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, है ना। -1,1.5 कहाँ होगा, -1 एक्स एक्सिस पे, मानिए 1.5 चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, 1.5। तो ये आपका 1 है और ये आपका 1.5 होगा, यानी इस वाले पॉइंट को हम लोग कहेंगे -1,1.5। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -1,1.5। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो हमें लाइन मिल चुका है ना। तो एक काम तो हम लोगों ने कर लिया है, हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताना है। ठीक है, तो जो आपका इक्वेशन है वो ये दे रखा है। सही बात है, आपका इक्वेशन क्या दे रखा है, 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7, ये आपका इक्वेशन दे रखा है। और अगर हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है तो हमें इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, और इस वाले इक्वेशन में y के आगे कोई नंबर ही नहीं है। इस वाले इक्वेशन में y के आगे कोई नंबर ही नहीं है। इस वाले इक्वेशन में y के आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो अगर y के आगे कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो हमें भी यहाँ पे y के आगे कोई नंबर नहीं रखना पड़ेगा। मतलब हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा, और एक ही तरीका है 2 से डिवाइड कर दें, है ना। इस 2 को हटाने का एक ही तरीका है कि 2 से डिवाइड कर दें। लेकिन ये सोचिए, मैथ में बेईमानी तो होती नहीं है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों कहेंगे भाई हम बेकार आदमी हैं क्या, हमें भी तो 2 से डिवाइड करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को भी 2 से डिवाइड करेंगे ताकि बेईमानी ना हो, है ना। मुझे क्या करना था, y के आगे कोई नंबर नहीं रखना था, लेकिन इस वाले में y के आगे 2 था, तो इस 2 को हटाने का एक ही तरीका है कि 2 से डिवाइड कर दें। लेकिन ये दोनों कहेंगे भाई हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमें भी 2 से डिवाइड करो। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये लोग बुरा ना माने। 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा y इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से 2 बार में कटेगा तो मिलेगा 2x, प्लस 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5। आई बात समझ में। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c, ताकि हमें m और c की वैल्यू मिल जाए। मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, और हमें सीधे सीधे दिखेगा कि m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3.5 है। ठीक है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि m की वैल्यू 2 है, और m मतलब मैंने बताया था स्लोप होता है, m मतलब स्लोप होता है, और c की वैल्यू 3.5 है। c की वैल्यू क्या है, 3.5, और c मतलब होता है आपका y इंटरसेप्ट। बात समझ में आई। लेकिन हमें यह भी बताना था कि लाइन जो है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो हमें तो ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है लाइन y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, 3.5। पॉइंट का नाम क्या है, 0,3.5। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमें पॉइंट मिला है वो क्या है, 0,3.5। क्लियर है कि नहीं बताइए। तो अब हम लोग थर्ड वाले पार्ट में इस वाले इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो पहला नियम तो वही है, यहाँ पे x और y रखेंगे। मैं x की जगह 0 रखूंगा। ठीक है, x की जगह 0 रखूंगा तो जाएगा 5y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 10, दैट इज 5y इक्वल्स टू -10। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10/5 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू मिलेगी -2। यहाँ पे मैं लिखूंगा -2। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, बस कोशिश करिएगा रखते वक्त कोई भी आंसर पॉइंट में ना आए, है ना। पॉइंट में आता है तो ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत आती है। अब मैं इस x की जगह 1 नहीं रखूंगा, बता रहा हूँ क्यों। अगर मैं गलती से x की जगह 1 रख दूंगा तो ये जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 10, और ये जाएगा 5y इक्वल्स टू 5y, ये जाएगा 6 माइनस 10, ये जाएगा y इक्वल्स 5y इक्वल्स टू -4। अब 5 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, करेगा अभी तो पॉइंट में आएगा, जिसे ग्राफ पे हम लोग प्लॉट आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस x की जगह कोई ऐसा नंबर रखिए कि y की वैल्यू पॉइंट में ना आए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। x की जगह हमें ऐसे नंबर्स रखने हैं जिससे y की वैल्यू पॉइंट में ना आए, है ना, नहीं तो ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत आती है।
मैं x की जगह 5 रखूंगा, देखिएगा होगा क्या, ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10, ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 6 5 30 होता है, 30 माइनस 10, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 20 और 5 से 20 4 बार में डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 4 आएगा, यानी पॉइंट में नहीं आएगा। और यही हमें चाहिए होता है कि कोई भी वैल्यू पॉइंट में ना रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ से एक पॉइंट बना देंगे 0, -2 और यहाँ से एक पॉइंट बना देंगे 5, 4 और इन दोनों को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो हमें यही दोनों पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने थे। 0, -2 यहाँ पे होगा, 5, 4 आई थिंक 3, 2, 5, 5, 4 यहाँ पे होगा, है ना। तो हमें 0, -2 प्लॉट करना है, तो 0, -2 दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे होगा, 0, -2 यहाँ पे होगा, 5, 4 कहाँ पे होगा, 5, 4 आपका यहाँ पे होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, यहाँ पे होगा 5, 4 बिकॉज ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया है तो हमें ये वाली लाइन मिल चुकी है ना। तो एक काम हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है, हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है। अब हम लोग स्लोप बताएंगे, y इंटरसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन था वो क्या था, 5y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 10 था, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आप देख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में y के आगे कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन इस वाले इक्वेशन में y के आगे 5 है। इस 5 को हटाने का एक ही तरीका है कि इसको 5 से डिवाइड करें, तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा ताकि कोई भी बुरा ना माने, है ना। 5 से 5 कट जाएगा, हमें सिंपली मिलेगा y, है ना। यहाँ पे 5 6 को डिवाइड करेगा, है ना, तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बताइए, 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.2 आएगा, तो 1.2x माइनस 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 6/5 डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। सही बात है कि नहीं बताइए, डिवाइड वाइड तो करना जानते ही है ना। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है। m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -2 है। इस बार 2 के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन कभी भी छोड़ते नहीं है, ठीक है, माइनस साइन बहुत ही गंदा वाला साइन है। तो m की वैल्यू हो गई 1.2, यानी स्लोप हमें मिल गया 1.2, स्लोप मिल गया। c की वैल्यू भी मिल गई है -2, c की वैल्यू -2 है और इसे हम लोग y इंटरसेप्ट कहते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन में ये भी बोला था कि पता करिए जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, है ना, ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये भी बताइए। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, 0, -2 है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है वो है 0, -2। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अभी तक क्वेश्चन में y एक्सिस पूछा हुआ है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चारों के चारों ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल थर्ड वाला पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया, y इंटरसेप्ट निकाल लिया, पॉइंट भी निकाल लिया और ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए फोर्थ वाले पार्ट में भी हम लोग सेम प्रोसेस यूज करेंगे, है ना। पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे x लिखूंगा मैं और यहाँ पे y लिखूंगा, ठीक है, और x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, x की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, तो ये जाएगा आपका 3y इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0 -11, है ना। तो ये जाएगा आपका 3y इक्वल्स टू -11 और ये y इक्वल्स टू हो जाएगा -11/3, दैट इज y इज इक्वल्स टू -3 पॉइंट कितना आएगा, 3.66 क्या, 3.666 आएगा, -3.666 एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें y की वैल्यू डेसिमल में मिल रही है जब मैं x की जगह 0 रखा हूँ। तो आपने सोचा होगा कि हमें तो कोई ऐसा नंबर रखना चाहिए जिससे y की वैल्यू पॉइंट में ना मिले, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस वाले पार्ट में ऐसा कोई x होगा ही नहीं जिससे y की वैल्यू पॉइंट में ना मिले। यानी इस केस में हमारी मजबूरी है कि यही वैल्यू को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, हमारी मजबूरी है, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3.66, क्लियर है। आप x की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, y की वैल्यू हमेशा पॉइंट में ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी मजबूरी है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं x की जगह 2 रख देता हूँ, ठीक है, क्या ही करूँ, x की जगह 2 रखूंगा, देखते हैं क्या मिलती है y की वैल्यू। तो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 6 × 2 -11, सही बात है। एक काम कर देते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं, ठीक है, 0 नहीं रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। तो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 6 × 1 -11, 3y इज इक्वल्स टू 6 -11, तो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू -5, फिर जाएगा y इक्वल्स टू -5/3, -5/3 होगा आपका -1.66, ठीक है। इसको प्लॉट करना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ठीक है, बताऊँ अभी कैसे। अब y की जगह x की जगह 2 रखेंगे तो जाएगा 3y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 -11, 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 -11, 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1, y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3, दैट इज 0.333 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे मिलेगा 0.33। इससे पॉइंट क्या बनाएंगे हम लोग, तो आप कहेंगे 1, -1.66 और इससे पॉइंट क्या बनाएंगे हम लोग, तो आप कहेंगे 2, 0.33। क्लियर है कि नहीं बताइए। अब इन्हें हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना था, तो मैंने इस तरह का स्केलिंग यूज किया जिसमें इन दोनों के बीच में 3 का गैप है। इससे क्या होगा ना, ये सब प्लॉट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1, -1.66 प्लॉट करना था, तो 1 तो आपका ये रहा, है ना,
1 तो आपका ये है, हमें -1.66 प्लॉट करना है, तो -1 यहाँ पे है, ये -1.33 होगा, ये -1.66 होगा, तो ये जो -1.66 है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए? 1 देखिए कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, हमें -1.66 ढूंढना है, तो मैंने क्या किया था, -1 और -2 के बीच में 3 का गैप रखा था, जिससे ये -1.33 हो जाता और ये -1.66 हो जाता। ठीक है, तो इसलिए जो आपका पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। उसी तरह 2, 0.33 का होगा, तो 2 तो यहाँ पे है आपका, और 0.33 आपका यहाँ पे है, ये है आपका 0.233। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट मिलेगा, पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है कि नहीं बताइए? चीज़ें क्लियर है? जैसे ये 0.33 है, मैं लिख ही देता हूँ, ज़्यादा सही होगा, ये 0.33 है, ये 0.66 है, ये 1 हो जाएगा, ये 1.33 होगा, और ये 1.66 होगा। सिमिलरली नीचे भी चलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, इन्हें ज्वाइन करेंगे, लाइन मिल जाएगी। तो ध्यान से देखिए, मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो हमें लाइन मिल चुका है ना? क्लियर है? अब हम लोग स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। हम लोग स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि है 3y = 6x - 11। तो क्योंकि y के आगे 3 है तो 3 हटाना पड़ेगा, तो नीचे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, हमें मिलेगा y = 3 से 2 बार में कट जाएगा, हमें मिलेगा 2x - 11/3 सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.66 आएगा, है ना? क्लियर है? बताइए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, y = mx + c, y = mx + c लिखेंगे, है ना? m की वैल्यू 2 दिख रही है, तो m = 2 हो जाएगा, यानी स्लोप आपका 2 आएगा, स्लोप आपका 2 आएगा। c की वैल्यू -3.66 है, -3.66, ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक, हमें ये भी बताना था कि जो y एक्सिस पे लाइन कट कर रहा है उसका पॉइंट क्या है। ठीक है, तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि y एक्सिस जो है वो नीचे जाके कट करेगा, और नीचे हमारा ग्राफ ही खत्म हो जा रहा है। तो उसका एक आसान सा ट्रिक होता है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ट्रिक ये है ना कि जो c की वैल्यू y है, यही वो पॉइंट दे देता है। बता रहा हूँ कैसे। हमें पॉइंट लिखना था ना जहाँ पे y एक्सिस को कट करे वो ग्राफ, तो पहले 0 लिखिए और ये c की वैल्यू लिख दीजिए, -3.66, यही हमारा आंसर हो गया। सोचिए कितना आसान था। याद रखिएगा, यहाँ पे m की वैल्यू 2 आई है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो छोटा है और इस केस में हमें नहीं दिख रहा है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो मैंने एक तरीका अपनाया। मैंने तरीका क्या अपनाया कि ये जो c है ना, यही बता देता है कि लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। ये जो c आता है यही बता देता है कि लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। पहले आपको 0 लिखना होगा, फिर ये c की वैल्यू लिख देनी होगी, पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चारों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है कि आर एनी ऑफ दीज लाइन्स आर पैरेलल, क्या इन चारों में से कोई लाइन पैरेलल भी है? तो देखिए, दो लाइन पैरेलल तब होती हैं जब उनका स्लोप इक्वल हो। इस वाले लाइन का स्लोप 2 था, इस वाले लाइन का भी स्लोप 2 था, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, मैं लिखूंगा लाइन 2y = 4x + 7 एंड 3y = 6x - 11 आर पैरेलल। और क्यों है पैरेलल? बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों में ही जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, स्लोप मैंने निकालना आपको सिखाया है, मैंने इन चारों लाइंस का स्लोप निकाला था, है ना? और मुझे साफ साफ दिख रहा है इस वाले लाइन और इस वाले लाइन का स्लोप इक्वल आ रहा है, बाकी का इक्वल नहीं है। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। क्यों इक्वल पैरेलल होंगी? क्योंकि स्लोप जो है वो बराबर है। जब स्लोप बराबर होगा लाइंस पैरेलल होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x and in Fahrenheit units at y, the relation between the two system of measurement of temperature is given by the linear equation this. Find the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 Kelvin. क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो x है ना वो केल्विन है और ये जो y है ना वो फारेनहाइट है। सिंपल, इतना ही समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, x क्या है, केल्विन है, y क्या है, फारेनहाइट है, और हमें एक फॉर्मूला गिवन है, ये वाला। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये है हमारा फॉर्मूला। क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि टेम्परेचर 313 केल्विन है, आपको फारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है। फारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, इसका मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है, और अगर हमें केल्विन का टेम्परेचर दिया मतलब हमें x का वैल्यू गिवन है ना? मैंने आपसे क्या कहा था, x मतलब केल्विन हो जाएगा, तो यही आपका क्या है, x है, बिकॉज केल्विन में दिया है। फारेनहाइट में कैलकुलेट करना है मतलब y की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज y मतलब क्या था, फारेनहाइट था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में हमें x का वैल्यू गिवन है 313 केल्विन। x की जगह लिख देंगे 313 केल्विन। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है, y = 9/5 x -
273 प्लस 32, ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला है। ये जाएगा y इक्वल्स टू 9/5, इस x की जगह क्या रखेंगे 313 रखेंगे, माइनस 273 प्लस 32, सही बात है, माइनस कर लीजिए, ये जाएगा y इक्वल्स टू 9/5, माइनस करेंगे इन दोनों को 40 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, प्लस 32, 5 से 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, 8 9 से क्या होता है 72 होता है, तो जाएगा 72 प्लस 32 दैट इज 104, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर होगा, है ना, ये हमारा y का वैल्यू होगा, यानी फ़ारेनहाइट का वैल्यू होगा। बहुत इजी सा कैलकुलेशन था, है ना। अब देखिए सेकंड वाले में कह रहा है टेम्परेचर जो है वो 158 डिग्री फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर केल्विन में निकालिए, केल्विन में इस बार निकालना है, इस बार हमें केल्विन में निकालना है, मतलब हमें x निकालना है, और फ़ारेनहाइट में दिया है, मतलब हमें y की वैल्यू गिवन है। सेकंड वाले में y की वैल्यू गिवन है 158, सेकंड वाले में हमें y की वैल्यू गिवन है 158, हमें x की वैल्यू खोज निकालना है, तो फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा, y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, सही बात है, y की जगह बस 158 रख देंगे, तो जगह 158 इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। एक बात बताइए, ये 32 अगर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 158 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273, है ना, माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 126 आएगा, 126 इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273, ठीक है, ये 5 डिवाइड में है ना, तो इधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो जाएगा 126 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये 9 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो 9 को जब इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, आई बात समझ में, इक्वल्स टू हमें मिलेगा x माइनस 273, फिर से समझा रहा हूँ, ये 5 नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये 9 ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, जैसे मन चाहे वैसे समझिए, आपकी मर्जी। अब देखिए 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, है ना, और 14 5 जा 70 होता है, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, इक्वल्स टू x माइनस 273, माइनस 273 इधर आएगा तो प्लस आएगा, तो ये जाएगा 70 प्लस 273, इसको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 343 आएगा ना, 343 डिग्री केल्विन, ये हमारा x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, है ना। हम लोगों ने y की वैल्यू देखी थी 158 है, तो y की जगह हम लोगों ने 158 रखा, 32 को इधर बुलाया, इन दोनों के बीच में पार्टी हुई, 126 पार्टी का रिजल्ट निकला, इस 5 को इधर भगाया मल्टीप्लाई में चला गया, इस 9 को इधर भगाया डिवाइड में चला गया, इनके बीच में पार्टी हुई तो 70 आया, दोनों को ऐड किए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर टेम्परेचर 100 केल्विन होता, अगर टेम्परेचर 100 केल्विन होता तो फ़ारेनहाइट में आंसर कितना आता। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वर्क एज W and distance as D, and draw its graph by taking the constant force as 3 unit. What is the work done when the distance traveled is 2 units? Verify it by plotting it on the graph. क्वेश्चन में कह रहा है वर्क डन जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्वेश्चन में कह रहा है जो वर्क डन है ना वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जो वर्क डन है वो इक्वल है ना, इज मतलब क्या हो जाता है मैथ में इक्वल हो जाता है समटाइम्स, तो वर्क डन जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, कांस्टेंट फोर्स का और डिस्टेंस का, ठीक है। वर्क डन जो है वो इक्वल है कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस के, आई बात समझ में, इतना क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्क डन जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस। क्वेश्चन में कह रहा है ना एक लीनियर इक्वेशन बनाइए जिसमें वर्क जो है वो W से डिनोट हो, डिस्टेंस जो है वो D से डिनोट हो, और कांस्टेंट फोर्स को आपको 3 मानना है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स को आपको 3 मानना है, तो वर्क डन की जगह W रखना है, कांस्टेंट फोर्स की जगह 3 रखना है, और डिस्टेंस की जगह हमें D रखना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई D, तो W इक्वल्स हो जाएगा 3D, ठीक है, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3D। ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया है 2 वेरिएबल का, आई बात समझ में यहाँ तक। क्वेश्चन में बोला था वर्क डन जो है वो इक्वल है कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के, वर्क डन जो है वो इक्वल है कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के। क्वेश्चन बोला था लीनियर इक्वेशन बनाइए जिसमें वर्क को W से डिनोट किया जाए, तो मैंने वर्क की जगह W लिख दिया, कांस्टेंट फोर्स को 3 ले लिया जाए तो कांस्टेंट फोर्स की जगह मैंने 3 लिख दिया, और डिस्टेंस की जगह D ले लिया जाए तो डिस्टेंस की जगह मैंने D रख दिया। ऑब्वियस बात है 3 और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D आएगा। अब ये जो इक्वेशन बना है ना इसे हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी करना है, ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट।
हमें डिस्टेंस के ऊपर ग्राफ के ऊपर हमें ड्रॉ भी करना है इस लीनियर इक्वेशन को। तो अगर हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है तो हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी और यहाँ पे लिख दूंगा डब्ल्यू, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डब्ल्यू और डी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डी लिखा है और यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है, ठीक है। अब मैं डी की जगह जीरो रखूंगा, डी की जगह जीरो रखूंगा तो देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा 3 इंटू जीरो, दैट इज डब्ल्यू की वैल्यू जीरो आएगी, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो आएगी। हाँ, अब मैं डी की जगह टू रखूंगा, डी की जगह टू रखूंगा, देखते हैं डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 3 इंटू डी की जगह टू रखना है तो डब्ल्यू की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन बनाया, अब हम लोगों ने उसका टेबल बनाया, इस टेबल से दो पॉइंट बनाएंगे। क्लियरली दिख रहा है कि ये 0,0 हमारा पहला पॉइंट है ना, और ये 2,6 हमारा दूसरा पॉइंट है। अब इन्हें हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे। तो हमें प्लॉट करना था 0, 0 और 2,6, है ना। तो इधर हम लोग डिस्टेंस प्लॉट करेंगे और इधर हम लोग वर्क डन प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो 0, 0 कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बात है यहीं पे होगा 0, 0, है ना, ये तो आप जानते हैं 0, 0 तो यहीं होता है। तो ये हमें 0, 0 मिल गया। अब हमें प्लॉट करना है 2,6, तो ये है 2 है और 6 आपका ये है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा 2,6, ये हमारा पॉइंट होगा 2,6, ठीक है, क्योंकि ये 6 है और ये आपका 2 है, ठीक है। तो 2,6 यहाँ पे होगा, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया है तो हमें लाइन मिल चुका है ना, यानी हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन में ये भी बोला था कि वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस 2 हो, ठीक। ये तो बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्टेंस 2 होना चाहिए, डिस्टेंस 2 होना चाहिए, इसका मतलब डी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो था वो 3D था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। तो वर्क डन क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए। वर्क डन क्या आएगा, 6 यूनिट आएगा। और आप देख भी सकते हैं ग्राफ के जरिए भी, ये डिस्टेंस 2 है, तो जब इसके ऊपर जाएंगे, है ना, ये है 2 यूनिट ना, डिस्टेंस यहीं पे तो आपका डी की वैल्यू 2 होगी। तो जब इसको ऊपर लेके चलेंगे ऐसे डॉट डॉट करके करके, ठीक है, डॉट 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 करते करते ऊपर चलेंगे, तो आप लाइन को यहाँ पे कट करेंगे और जैसे ही कट करेंगे इस साइड आइएगा, फिर यहाँ पे 6 मिल जाएगा, तो इससे मालूम चलेगा डब्ल्यू की वैल्यू 6 है, ठीक है। फिर से सुना रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, हमें बोला था डी की वैल्यू 2 लेनी है, डिस्टेंस 2 लेना है, तो यही 2 है। तो इससे ऊपर जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, ये लाइन से कहीं ना कहीं टकराएगा, जैसे टकराएगा फिर इस साइड आएंगे। अब ये वाली लाइन यहाँ पे टकरा रही है, मतलब 6 पे टकरा रही है, मतलब वर्क डन 6 हो गया। तो ग्राफ से भी 6 आ रहा है आंसर, ग्राफ से भी आंसर हमारा 6 आ रहा है और मैथमेटिकली भी 6 आ रहा है। क्वेश्चन में यही बोला था कि वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस की वैल्यू 2 हो, तो वर्क डन 6 होगा। तो हम लोगों ने मैथमेटिकली भी निकाला है और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके भी निकाला है। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर डिस्टेंस 10 होता, डिस्टेंस 10 होता तो वर्क डन कितना आता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1,5 एंड 3,11। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है px जो कि पास कर रहा है 1,5 और 3,11 से, ठीक है। तो कह रहा है पॉलिनोमियल खोज के बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पॉलिनोमियल पता ही नहीं है कि है क्या, हम लोग मान लेंगे पॉलिनोमियल है ax प्लस बी। मैंने मान लिया कि हमारा पॉलिनोमियल ये है और ये पॉलिनोमियल पास कर रहा है 1,5 से और 3,11 से, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो याद रखिएगा, जब भी आप पॉलिनोमियल के केस में कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पॉलिनोमियल के केस में कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं तो ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला px होता है, पहला वाला x होता है और दूसरा वाला px होता है। ये आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पॉलिनोमियल के केस में कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं तो पहला वाला नंबर x होता है और दूसरा वाला px होता है, पहला वाला नंबर x होता है और दूसरा वाला px होता है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि इस वाले कोऑर्डिनेट के द्वारा हमें मालूम चल रहा है कि x की वैल्यू 1 है और px की वैल्यू 5 है। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ, है ना। इस वाले कोऑर्डिनेट से हमें मालूम चल रहा है कि x की वैल्यू 1 है और px की वैल्यू 5 है, ये हमें मालूम चल रहा है, साफ साफ दिख भी रहा है। तो मैं क्या करूँगा, px की जगह 5 रखूंगा और x की जगह 1 रखूंगा, रख दिया मैंने। फिर जगह 5 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई 1, 1 सॉरी a होता है, a प्लस बी हो जाएगा। इस a को अगर इधर भगा दूंगा तो जाएगा 5 माइनस a बराबर b, है ना। हमें मिल जाएगा 5 माइनस a बराबर b। इसको यहीं पे रोक देंगे, परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा। अब हम लोग इस्तेमाल इसका करेंगे, ठीक है। इसमें भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 है और px की वैल्यू 11 है, दिख रहा है ना साफ साफ, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल था px बराबर ax प्लस बी। तो px की जगह 11 रख देंगे, a इंटू एक्स की जगह 3 रख देंगे प्लस b, ये जगह 11 बराबर 3a प्लस बी, सही बात है। और क्योंकि हमें मालूम है कि b की वैल्यू 5 माइनस a है तो इस b की जगह 5 माइनस a रखा जा सकता है। तो ये जगह 11 बराबर 3a प्लस b की जगह हम लोग रख देंगे 5 माइनस a और सॉल्व करेंगे। ये जगह 11 बराबर 3a में से a तो चला जाएगा तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस 5, इस 5 को उधर भेजेंगे तो 11 माइनस 5 बराबर 2a हो जाएगा। 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 बराबर 2a हो जाएगा। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा तो a की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। और जैसे ही हमें a की वैल्यू 3 मिलेगी
हम लोग यहाँ पे रख के b की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो जगह 5 माइनस a की जगह 3 रख देंगे तो हमें 5 माइनस 3 करने पर पता ही है क्या होता है, 2 होता है, तो b की वैल्यू 2 मिल जाएगी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने a और b का वैल्यू निकाल लिया, b की वैल्यू 2 आई और a की वैल्यू 3 आई, है ना। लेकिन हमें तो पॉलिनोमियल खोजना था, हमें तो पॉलिनोमियल खोजना था, है ना। और पॉलिनोमियल हमारा क्या था, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, और तब से हम लोग ए और बी ही खोज रहे थे। तो यह जाएगा पी एक्स बराबर ए की वैल्यू 3 आई है तो 3x प्लस बी की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ध्यान ये दीजिएगा, जब भी आप पॉलिनोमियल के केस में कोऑर्डिनेट्स को देखिएगा तो ये पहला वाला x होगा, दूसरा वाला px होगा, पहला वाला x होगा, दूसरा वाला px होगा। इसी बात का हम लोग फायदा उठा के पॉलिनोमियल खोजे हैं। अब देखिए सेकंड वाले में पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ px कट द एक्सिस। कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका अपना ग्राफ होगा, तो ये इसका ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा उसी का कोऑर्डिनेट हमें खोजना है। फिर से बता रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल का अपना ग्राफ होगा, है ना, इस पॉलिनोमियल का अपना ग्राफ होगा। ये ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा यही हमें खोजना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रूल होता है। फिलहाल हमें तो पता ही है कि हमारा पॉलिनोमियल है 3x प्लस 2, है ना, हमें तो पता ही है कि हमारा पॉलिनोमियल है 3x प्लस 2। तो x एक्सिस पर ये अगर पॉलिनोमियल कट करेगा, अगर ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करेगा तो याद रखिएगा px की वैल्यू 0 हो जाएगी, है। अगर ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करेगा तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करेगा तो px की वैल्यू 0, y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0। ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x प्लस 2, और हमें पता है कि px की जगह 0 रखना है, तो यहाँ पे मैं 0 रख के सॉल्व करूंगा। 3x प्लस 2 हो जाएगा, 2 को इधर भगाऊंगा, माइनस 2 बराबर 3x हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 2/3 बराबर x, है ना। तो हम लोगों ने x की वैल्यू को निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट पूछा था, और मैंने याद करिए अभी जस्ट बताया है कि पॉलिनोमियल के केस में कोऑर्डिनेट होता है x, px, है ना। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था कि पहला वाला x होता है और दूसरा वाला px होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही है। तो हमें तो पता ही है कि x की वैल्यू क्या आई है, -2/3 आई है, और px की वैल्यू 0 थी, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को कट करेगा। आई बात समझ में। x की वैल्यू -2/3 आई है और px की वैल्यू 0 आई है, मैंने पुट किया, हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। उसी तरह हमें ये भी चेक करना है कि पॉलिनोमियल y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो जब भी y एक्सिस को कट करेगा x की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि हमें पता है कि px इक्वल्स टू है 3x प्लस 2, तो x की जगह 0 रख देंगे, तो ये जाएगा px इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 2, ठीक है। ये जाएगा px की वैल्यू 2, है ना। लेकिन हमें तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, और कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, px होता है ना। तो x की जगह 0 रखेंगे और px की जगह 2 रखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉलिनोमियल y एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। x एक्सिस को कट करेगा तो px 0 होगा, y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0 होगी। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए थर्ड वाले में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। कह रहा है कि जो आपको पॉलिनोमियल मिला है उसका ग्राफ ड्रॉ करिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में हम लोग यहाँ पे x और यहाँ पे px लिखते हैं। कई बार मैंने बताया है x की जगह पहले हम लोग 1 रख देंगे, है ना, या कम करिए पहले 0 रख दीजिए, x की जगह 0 रख दीजिए, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। तो px की वैल्यू 2 मिल रही है जब हम लोग x की जगह 0 रख रहे हैं। तो x की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह 1 रखेंगे यानी 3 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज 3 प्लस 2, दैट इज 5। x की वैल्यू 1 रखने पे px की वैल्यू 5 मिल रही है। इस 0 और 2 से पॉइंट मिल जाएगा 0,2, इस 1 और 5 से हमें पॉइंट मिल जाएगा 1,5, जिसे हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो हमें 0,2 और 1,5 प्लॉट करना था क्योंकि हमें यही पॉइंट्स टेबल से मिले थे, है ना। तो इन्हें हम लोग प्लॉट करेंगे। तो 0,2 कह सकता हूँ मैं यहाँ पे होगा, बताइए, है ना। तो ये है 0,2 जिसे मैंने रेड से मार्क कर दिया है। हमें 1,5 प्लॉट करना है, तो ये है 1 और ये है आई थिंक 5, है ना। तो 1,5 आपका यहाँ पे होगा। सही बात है कि नहीं, पॉइंट तो प्लॉट करना आता ही आप लोगों को, है ना। ये 1 है और ये 5 है, तो पॉइंट आपका यहाँ बनेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ तो हमें ये वाली लाइन मिल रही है ना। तो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, -2/3, 0। कैसे है बता रहा हूँ, देखिए इस 1 के 3 हिस्से हैं, तो ये दूसरा हिस्सा हुआ तो -2/3, है ना। इस 1 के 3 हिस्से हैं, देखिए 1, 2, 3, तो ये -1/3 होगा, ये -2/3 होगा। नंबर लाइन पे आपको नंबर्स प्लॉट करने तो आते ही हैं। ये -1/3 होगा, ये -2/3 होगा।
और ये -1 हो जाएगा, तो -2/3 पे कट हो रहा है। और यही हमारा आंसर भी आया था जब हम लोगों ने मैथमेटिकली निकाला था। वाई एक्सिस पे देखिए यहाँ पे कट हो रहा है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2 है ना। तो हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं कि ये वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल है वाई एक्सिस को 0,2 पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को -2/3, 0 पे कट कर रहा है ना। तो हम लोगों ने ग्राफ से भी इन दोनों आंसर को वेरीफाई कर लिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट पी ऑफ 0 इक्वल्स टू 5, द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3,0, द सम पी एक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल एक्स, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है लेकिन बहुत मजेदार है। ठीक है, आपको बस पेशेंस रखना है और क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन में क्या बोला है, पी ऑफ 0 5 है, पी ऑफ 0 हमारा क्या है 5 है ना। अब ध्यान से देखिए, इस x के जगह 0 लिखा हुआ है, तो हम लोग इस x के जगह 0 रखेंगे। ठीक है, तो इस x के जगह भी 0 रखना पड़ेगा, तो a मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस बी। पी ऑफ 0 की वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। क्लियर है, 5 इक्वल्स टू a इंटू 0 तो खत्म हो जाएगा, हमें सिर्फ b मिलेगा, यानी b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। b की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है, b की वैल्यू हमें 5 मिल गई। आपका पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना। अब b की वैल्यू मिल गई है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 5। ध्यान रखिएगा, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। हालांकि अभी भी इसमें a की वैल्यू खोजना बाकी है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हमारे पास पॉलिनोमियल था, हमें दिया था p ऑफ 0 बराबर 5, मतलब इस x के जगह 0 दिया हुआ था, है ना। इस x के जगह 0 दिया हुआ था, तो मैंने इस x के जगह 0 रखा, तो इस x की जगह भी 0 रखना पड़ेगा। p ऑफ 0 की वैल्यू 5 थी, इसको सॉल्व करेंगे तो b आएगा, तो b की वैल्यू 5 मिल जाएगी। इस b की जगह 5 रख देंगे, पॉलिनोमियल कुछ तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन में आगे बोला है px और qx को माइनस करिए, करेंगे, क्या दिक्कत है ना। px और qx को माइनस करिए, तो px मतलब ax प्लस 5, b नहीं रखेंगे, b की वैल्यू मिल चुकी है, ax प्लस 5 माइनस qx की जगह क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, जो भी रखेंगे cx प्लस d, है ना। px माइनस qx इज इक्वल्स टू ax प्लस 5 माइनस cx माइनस d हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा। px माइनस qx इज इक्वल्स टू ax और cx को एक पास रखेंगे, ax माइनस cx, 5 और माइनस d को एक पास रखेंगे, तो प्लस 5 माइनस d, है ना। मैं px और qx की जगह hx लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ, इतना कौन लिखेगा नहीं। तो जगह hx इक्वल्स टू ax माइनस cx प्लस 5 माइनस d। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने इसके जगह hx रखा है, बाकी सारी चीजें सेम है। इतना बड़ा कौन लिखेगा, नहीं सर दर्द नहीं करेगा क्या लिखते हुआ, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी जगह hx लिख दिया। कोई दिक्कत, इसका मतलब इसके जगह hx लिखे हम लोग, है ना। तो इसको काट के मैं hx लिख दूंगा। ठीक है, काट के मैंने hx लिख दिया, क्लियर है कि नहीं। इसको मैंने काट दिया और उसकी जगह hx लिख दिया। अब पढ़िए इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को, द पॉलिनोमियल hx कट द x एक्सिस एट 3,0। और 10th क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला hx हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है ना। अगर इसको हटा के मैंने hx लिखा है, इसका मतलब ये वाला 3x हो जाएगा और ये वाला 0 आपका hx हो जाएगा, क्योंकि hx आपका पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, hx की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस 3,0 से हमें यही मालूम चल रहा है। तो hx की जगह 0 रखेंगे और x की जगह 3 रखेंगे, तो 0 बराबर a मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 3 रखना था, माइनस c मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, बिकॉज x की जगह 3 रखना था। बाकी सारी चीजें तो ऐसे रहेंगी। ठीक है, ये माइनस d को उठा के धरला, ये प्लस d हो जाएगा। d बराबर 3 इंटू ए तो 3a होता है, माइनस 3 इंटू सी तो 3c होता है, प्लस 5। यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट में क्या रहा है, px और qx को जोड़ देंगे तो 6x प्लस 4 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में क्या बोला है, px और qx को जोड़ देंगे तो 6x प्लस 4 मिलेगा। px की वैल्यू क्या थी, ax प्लस 5 थी, प्लस qx की वैल्यू क्या थी, cx प्लस d थी, इक्वल करके cx प्लस 4। ax और cx को एक पास लिखेंगे तो ये जाएगा ax प्लस cx प्लस 5 प्लस d बराबर 6x प्लस 4। ठीक है, क्लियर है, इन दोनों में x कॉमन है, तो ये जाएगा a प्लस c x प्लस 5 प्लस d, एक ब्रैकेट में कर दीजिए 5 प्लस d को। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4, 6x प्लस 4। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस वाले लाइन को, बहुत ही ध्यान से, हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे cx है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस वाले लाइन को, बहुत ही ध्यान से, हमें दिख रहा है यहाँ पे 6x है, यहाँ पे a प्लस सी एक्स है, क्योंकि यहाँ पे x के बगल में a प्लस सी है और यहाँ पे x के बगल में 6 है।
तो ए प्लस सी जो है वो 6 के इक्वल होगा, ए प्लस सी 6 के इक्वल होगा, ठीक है। ये ए प्लस सी इस 6 के इक्वल होगा। उसी तरह ये 5 प्लस डी 4 के इक्वल होगा, ठीक है। 5 प्लस डी 4 के इक्वल होगा। 5 को उधर भेजेंगे, डी इक्वल्स टू 4 माइनस 5, डी की वैल्यू -1 मिल जाएगी, है ना। बात समझ में आई। इस सी को उधर भेजेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस सी। और अभी हम लोगों ने देखा था कि हमें ये वाली लाइन मिलेगी, डी बराबर 3a माइनस 3c प्लस 5। इसको लिखेंगे डी बराबर 3a माइनस 3c प्लस 5। और क्योंकि a की वैल्यू 6 माइनस सी है और d की वैल्यू -1 है, तो इनको पुट करेंगे। d की जगह -1 बराबर 3 इंटू ए की जगह रखेंगे हम लोग 6 माइनस सी माइनस 3c प्लस 5। तो दिक्कत, इस 5 को इस साइड भगा के लाइए, -1 माइनस 5 बराबर 3 6 18 होगा। 3 और माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे, -3c आएगा, फिर -3c, ये -6 आएगा इक्वल्स टू 18 -6c हो जाएगा। 18 को इस साइड लिए, -6 -18 बराबर -6c, ये -24 बराबर -6c, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, c की वैल्यू 4 आ जाएगी, c की वैल्यू 4 आ जाएगी, c की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पर रख देंगे a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4, दैट इज a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम लोगों ने a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया, और b तो पहले निकाल के बैठे थे, है ना। तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो पी एक्स इक्वल्स टू ए की वैल्यू थी हमारी 2 और बी की वैल्यू थी 5। तो हम लोगों ने पी एक्स खोज लिया है, ठीक। हम लोगों को खोजना था क्यू एक्स भी, क्यू एक्स था हमारा सी एक्स प्लस डी, है ना। तो ये जाएगा क्यू एक्स इक्वल्स टू सी की वैल्यू 4 आई है, तो 4x प्लस डी की वैल्यू -1 आई है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है। सी की जगह 4 रखे हैं, डी की जगह -1 रखे हैं, और हमें पी एक्स और क्यू एक्स ही खोजना था। क्वेश्चन टफ है, नो डाउट टफ है। आप अगर पढ़ रहे होंगे आपको टफ लगेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस क्वेश्चन को 3 बार लगा लेंगे ना, जस्ट 3 बार, आप एग्जाम में गलत करके आ ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस करिए बस, उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ए ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। अ न्यू हेक्सागन गेट एडेड एट एवरी स्टेज which shares a side with the last hexagon of the previous stage. Draw the next 2 stages of the pattern. How many matchstick will be required at these stages? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो हेक्सागन है ना, वो माचिस की तिल्लियों से बना है। पहले वाले स्टेज में कितनी तिल्लियां यूज हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तिल्लियां यूज हुई हैं पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दूसरे स्टेज में 11 मैचस्टिक्स यूज हुई हैं। तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तीसरे वाले में 16 मैचस्टिक्स यूज हुई हैं। तो फर्स्ट वाले में 6, दूसरे वाले में 11 और तीसरे वाले में 16। सही बात है, क्लियर है कि नहीं बताइए। तो कह रहा है क्वेश्चन में अगले 2 स्टेजेस बनाइए, मतलब स्टेज 4 और स्टेज 5। ठीक है, ये तो ईजी है, बहुत टफ तो है नहीं। ये आपका स्टेज 4 हो जाएगा, जिसमें 4 हेक्सागन होंगे कुछ इस तरीके से। इसमें देख लेते हैं कितनी मैचस्टिक्स यूज हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 मैचस्टिक्स यूज हुई हैं, 21 मैचस्टिक्स। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ स्टेज भी बनाएंगे, ये स्टेज 4 था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये स्टेज 4 है। फिफ्थ स्टेज भी बना देंगे, तो ये आपका फिफ्थ स्टेज है। इसमें कितनी मैचस्टिक्स यानी माचिस की तिल्लियाँ यूज हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल 26 मैच स्टिक्स यूज हुई है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि स्टेज नंबर 6 में कितनी मैच स्टिक्स यूज होंगी। स्टेज नंबर 6 में, तो स्टेज 4 और स्टेज 5 मैंने बना दिया, मतलब पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कंप्लीट द टेबल, मतलब स्टेज 1 में कितनी मैच स्टिक्स थी, 6, स्टेज 2 में 11, स्टेज 3 में 16, स्टेज 4 में 21, स्टेज 5 में 26। क्वेश्चन में बोला है nth स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स यूज होंगी। nth स्टेज में ये टफ हो सकता है, लेकिन इसका आंसर मैं बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, अभी आप इसका आंसर खुद बताएंगे। इसका मतलब अगर n स्टेज होगा तो कितनी माचिस की तिल्लियां यूज होंगी, यही हमें बताना है। nth स्टेज में कितनी माचिस की तिल्लियां लगेंगी, यही हमें बताना है। और देखिए थर्ड वाला पार्ट एक्चुअली में वही पूछ रहा है, फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज, है ना। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा मुझे इसका आंसर मालूम चल जाएगा। जब स्टेज 1 था तो टोटल 6 माचिस की तिल्लियां लगी थी। जब स्टेज 2 था तो 11 माचिस की तिल्लियां लगी थी। जब स्टेज 3 था तो 16 माचिस की तिल्लियां लगी थी, है ना। और जब स्टेज 4 था तो 21 माचिस की तिल्लियां लगी थी। और जब स्टेज 5 था तो 26 माचिस की तिल्लियां लगी थी। 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 + 5 × 1, है ना। 5 × 1 5 होगा और उसमें 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। 11 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 5 × 2। 16 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 5 × 3।
21 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 25 को मैं लिख सकता हूँ 26 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ा 25 और 1 जोड़ेंगे 26 आएगा, 5 4 ज़ा 20 और 1 जोड़ेंगे 21 आएगा, 5 3 ज़ा 15 1 जोड़ेंगे 16 आएगा, 5 2 ज़ा 10 1 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, है ना। मतलब ये सारे नंबर एक पैटर्न में है, और वो पैटर्न ही खोजना था nth के लिए, nth स्टेज के लिए। तो अगर मैं बनाऊं स्टेज n बनाऊं तो देखिएगा क्या होगा। मैं लिखूंगा 1 प्लस 5 इंटू एन, दैट इज 1 प्लस 5n। आई बात समझ में। 1 था तो यहाँ पे 1 आ रहा था, 2 था तो यहाँ पे 2 आ रहा था, 3 था 3 आ रहा था, 4 था 4 आ रहा था, 5 था तो 5 आ रहा था, बाकी चीज़ तो सेम थी। तो अगर इस 5 की जगह n होगा तो इस 5 की जगह n लिख देंगे, क्योंकि 4 था तो 4 लिख रहे थे, तो n था तो इस 4 की जगह मैंने n लिख दिया, 1 प्लस 5n बन गया। यानी nth स्टेज में हम लोग इतनी तिल्लियाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इसको फिल कर लेते हैं, 1 प्लस 5n हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फोर्थ वाले पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज। 15th स्टेज में कितनी मैचेस कितनी लगेंगी? स्टेज 15 बोल रहा है, स्टेज 15, ठीक है। तो 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 15 कर देंगे, क्योंकि स्टेज 3 के लिए 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 था, 4 के लिए 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 था, 15 के लिए 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 15 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस 75 दैट इज 76। तो ये हमारा फोर्थ वाले का आंसर है, ये हमारा थर्ड वाले का आंसर था, ठीक है। फिफ्थ वाले में बोला है कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। 200 माचिस की तिलियां लगाकर कोई स्टेज बनाया जा सकता है। इसी को हम लोग 200 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला आंसर फाइंड करने के लिए 1 प्लस 5n को ही 200 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। कह रहा है 200 माचिस की तिलियां क्या कोई स्टेज बना सकती हैं? यही स्टेज था ना, स्टेज की जगह 200 लिख दिए, 1 प्लस 5n। एक बात बताइए, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5n बराबर 200 माइनस 1, 5n बराबर 199, n बराबर क्या हो जाएगा 199 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 14, सॉरी 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40, n की वैल्यू क्या आएगी 39.8। क्या कोई स्टेज डेसिमल में हो सकता है? ये स्टेज 1 था तो 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 15 आया, कभी 39.8 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब इसका आंसर नो होगा। इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। तो हम लोग लिखेंगे नो। और ये जस्टिफिकेशन है फिफ्थ वाले पार्ट का, ये पूरा का पूरा क्या है? जस्टिफिकेशन है। आई बात समझ में। फिफ्थ वाले पार्ट में इसी 1 प्लस 5n को 200 के इक्वल करके n, अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है मतलब आंसर नो होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो बताइएगा कि सिक्स्थ स्टेज में कितनी माचिस की तिलियां लगेंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट px इक्वल्स टू ax प्लस b, qx इक्वल्स टू cx प्लस d be two linear polynomials such that the graph of px passes through points 2, 3, 6, 11. Graph of qx passes through the point 4, -1. The graph of qx is parallel to graph of px. Find polynomial px and qx. Also find the coordinate of the point where these lines meet the x-axis. अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझना है तो एक बार आपको वापस क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देख लेना चाहिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 10 और 11 से ही लिंक्ड है ये क्वेश्चन, और बहुत इजी है, टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px जो कि ax प्लस b के इक्वल है। क्वेश्चन में कह रहा है ये पॉलिनोमियल जो है वो 2, 3 और 6, 11 से होके जा रहा है, 2, 3 और 6, 11 से पास होके जा रहा है। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है इसमें पहला वाला x होता है, दूसरा वाला px हो जाता है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला px हो जाता है। अब याद करिए ये मैंने बताया था कि नहीं, है ना, बताया था ना। पॉलिनोमियल में कोऑर्डिनेट अगर आप लिखते हैं तो पहला वाला x हो जाता है, दूसरा वाला px हो जाता है, पहला वाला x हो जाता है, दूसरा वाला px हो जाता है। यही बात समझने है। यानी हमें मालूम है x की वैल्यू 2 है ना, और px की वैल्यू 3 है, ये हमें मालूम है। तो px की जगह 3 रख सकते हैं, इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई x की जगह 2 रख सकते हैं, प्लस b की जगह 3 बराबर 2a प्लस b, है ना, सही बात है। इस b को इधर लाएंगे, की जगह 3 माइनस, सॉरी एक काम करिए 2a को भेजिए, 3 माइनस 2a बराबर b हो जाएगा। आई बात समझ में। इस 2a को भेजा मैं तो 3 माइनस 2a बराबर b हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी तो मालूम है कि x की वैल्यू 6 है और px की वैल्यू 11 है, ये हमें मालूम है ना। क्योंकि हमें मालूम था px बराबर ax प्लस b है, तो px की जगह 11 रखेंगे और x की जगह 6 रखेंगे, की जगह 11 बराबर 6a प्लस b। और क्योंकि हम लोग b की वैल्यू जानते हैं 3 माइनस 2a है, की जगह 11 बराबर 6a प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे 3 माइनस 2a, है ना, b की जगह 3 माइनस 2a लिखेंगे, की जगह 11 इक्वल्स टू 6a में से 2a माइनस होगा 4a हो जाएगा प्लस 3, ये 3 इधर आएगा तो 11 माइनस 3 हो जाएगा बराबर 4a, 8 बराबर 4a हो जाएगा। 4 से 8 2 बार में कट जाएगा तो हमें a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, हमें a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। और अगर इस a की जगह 2 रख दें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, 3 माइनस 2 इंटू a की जगह 2 रखना है बराबर b,
3 माइनस 4 बराबर बी। 3 माइनस 4 करने पर -1 आएगा, मतलब बी की वैल्यू -1 हो जाएगी। हम लोगों ने ए और बी फाइंड कर लिया है। पॉलिनोमियल था पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, की जगह पी एक्स बराबर ए की जगह 2 रखना है तो 2x, बी की जगह -1 रखना है, 2x -1 हो जाएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा जो कि हम लोगों ने खोज लिया है। पी एक्स हम लोगों ने खोज लिया है। पी एक्स हमें क्या मिला है, यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि मिटा दूंगा अभी कुछ देर बाद। 2x -1 मिला है। ठीक है, प्रोसेस वही है जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में यूज हुआ है ना। इसलिए मैं कहता हूँ इस कोऑर्डिनेट को बहुत ध्यान से समझिएगा पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पी एक्स निकाल लिया था, पी एक्स निकालना था, पी एक्स हम लोगों ने निकाल लिया है। क्यू एक्स भी तो फाइंड करना है, और क्यू एक्स को निकालने के लिए 2 हिंट गिवन है। एक तो कहा है कि क्यू एक्स जो है वो 4 और -1 से पास करेगा, और क्यू एक्स जो है वो पैरेलल होगा पी एक्स के, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थर्ड वाले में जो दिया है, कह रहा है क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी एक्स। और मैंने बताया था 2 लाइन पैरेलल तब होती हैं जब दोनों का स्लोप इक्वल होता है ना। पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2x - 1 है ना। और हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और दिख रहा है हमें यहाँ से m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है मतलब स्लोप 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 अगर याद हो अच्छे से तो, क्वेश्चन नंबर 7 में आई थिंक हम लोगों ने यही सब चीजें किया है, स्लोप लोप निकाल रहे थे हम लोग, है ना। पॉलिनोमियल आपका ये था 2x - 1, पी एक्स इक्वल्स टू 2x - 1 था, ये हम लोगों ने फाइंड किया है। इसके जस्ट नीचे मैंने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख दिया, और साफ साफ दिख रहा है कि m की वैल्यू 2 है, और m की वैल्यू 2 है मतलब स्लोप की वैल्यू 2 है। आई बात समझ में, स्लोप की वैल्यू 2 है। अब देखिएगा क्यू एक्स क्या दिया है, क्यू एक्स आपका दिया है सी एक्स प्लस डी, है ना। और इसको अगर हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो दिखेगा m की वैल्यू c है, m की वैल्यू c है, यानी स्लोप की वैल्यू c है। ठीक है, स्लोप की वैल्यू क्या है, ये सही से लिखा नहीं रहा, स्लोप की वैल्यू c है, सही बात है। यहां से हम लोगों ने स्लोप निकाला, इस लाइन से भी हम लोगों ने स्लोप निकाला, और बोला था क्यू एक्स जो है वो पैरेलल है पी एक्स के। अगर पैरेलल बोल रहा है ना मतलब ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप इक्वल होंगे। अगर बोल रहा है पैरेलल है मतलब स्लोप इक्वल होंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिंस पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू एक्स, स्लोप ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू एक्स, पी एक्स का स्लोप 2 था, क्यू एक्स का स्लोप c था, मतलब c की वैल्यू निकल गई 2। ठीक है, हम लोगों ने c की वैल्यू को खोज लिया है। कैसे मैंने खोजा, क्यू एक्स जो है वो पैरेलल है पी एक्स के, क्यू एक्स का स्लोप c है, पी एक्स का स्लोप 2 है, और दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे बिकॉज लाइन्स पैरेलल है। पी एक्स का स्लोप 2 था, क्यू एक्स का स्लोप c था, तो यानी c की वैल्यू 2 हो गई। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने ये सारी चीजें बताई थी। अभी तक हम लोगों ने थर्ड वाले पॉइंट को यूज किया है, सेकंड वाले पॉइंट को यूज नहीं किया है। सेकंड वाला पॉइंट कह रहा है द ग्राफ क्यू एक्स पासेस थ्रू 4, -1, है ना। क्यू एक्स जो है जो कि इक्वल है सी एक्स प्लस डी के, और अभी हम लोगों ने देखा है कि सी की वैल्यू 2 आई है ना, सी की वैल्यू 2 आई है हम लोगों ने देखा है, मतलब सी की जगह 2 रख सकते हैं, तो क्यू एक्स बराबर क्या जाएगा 2x प्लस डी, सी की जगह 2 हम लोगों ने रख दिया। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो पॉलिनोमियल है वो कहाँ से पास कर रहा है, 4, -1 से पास कर रहा है, और इसी का फायदा उठाएंगे हम लोग, 4, -1 से पास कर रहा है, तो ये 4x हो जाएगा और ये -1 पी एक्स सॉरी क्यू एक्स हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल क्यू एक्स है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्यू एक्स हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है, मतलब x की वैल्यू 4 है, यहाँ से कह सकता हूँ x की वैल्यू 4 है, क्यू एक्स की वैल्यू -1 है, क्यू एक्स की जगह -1 रख देंगे, 2 इंटू एक्स की जगह 4 रख देंगे, ये -1 बराबर 8 प्लस डी हो जाएगा, 8 को उधर भेज दीजिए, -1 - 8 बराबर डी हो जाएगा, -9 बराबर डी हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -9। ठीक है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -9। क्यू एक्स हमारा क्या था, सी एक्स प्लस डी था। ठीक है, सी की जगह 2x प्लस डी की जगह -9, तो हम लोगों ने क्यू एक्स भी फाइंड कर लिया है। क्यू एक्स हमारा आया है 2x - 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कैसे मैंने पी एक्स और क्यू एक्स निकाला है। क्यू एक्स की वैल्यू आई है 2x - 9। क्लियर है। अभी सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, पी एक्स हमारा क्या है, आप कहेंगे 2x - 1 है। जब भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है ना। तो पी एक्स की जगह 0 रख दिया, 0 बराबर 2x - 1 हो जाएगा, इस -1 को उधर भेज दिए, +1 हो जाएगा, 2 को नीचे भेज दीजिए, 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.5। हमें तो कोऑर्डिनेट खोजना था, और कोऑर्डिनेट होता है आपका बताइए क्या, कोऑर्डिनेट होता है आपका x, पी एक्स। एक्स की वैल्यू 0.5 आई है, पी एक्स की वैल्यू क्या आई है 0, है ना। पी एक्स 0 था तो 0 था, एक्स की जगह 0.5। यही वो हमारा पॉइंट है जहाँ पे ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगा। याद रखिएगा एक्स एक्सिस को कट करने के लिए पी एक्स 0 कर देते हैं, यानी ये वाला पार्ट 0 कर देते हैं। तो मैंने ये पता लगा लिया कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा,
सिमिलरली हम लोग पता लगाएंगे ये वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। ठीक है, तो हमारा क्यू एक्स क्या गिवन है, क्यू एक्स गिवन है 2x माइनस 9 और ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, क्यू एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्यू एक्स की जगह जीरो रखेंगे, 2x माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 को इधर भेजेंगे प्लस 9 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 9/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स, 9/2 मतलब 4.5 बराबर एक्स। लेकिन हमें तो निकालना था कोऑर्डिनेट, है ना, हमें तो निकालना था कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक्स कॉमा क्यू एक्स, क्योंकि पॉलिनोमियल तो क्यू एक्स है ना, पी एक्स थोड़ी ना। तो एक्स की जगह रखेंगे 4.5, क्यू एक्स की जगह रखेंगे 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये दोनों पॉलिनोमियल वाई एक्सिस को कहाँ कट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में एक्स एक्सिस का पूछा था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वाई एक्सिस को कहाँ कट करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। इसका तरीका मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था, या शायद 11 में बताया था, 11 या क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने बताया था कि कैसे पता करते हैं कि पॉलिनोमियल वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 हैविंग कॉमन। कह रहा है ये सारे पॉलिनोमियल के पास क्या चीज कॉमन होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए, ठीक है, आपको ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, एक बात बताइए, ये वाला फंक्शन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करता है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है ना। अगर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करता है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी इसके जगह 0 रख देंगे। ठीक है, इसके जगह 0 रख देंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए, है ना। ये जो ए है वो इस साइड आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ए एक्स। इस ए को उधर भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस ए डिवाइड बाई ए हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स। ठीक, ए से ए कट जाएगा तो हमें मिलेगा -1 बराबर एक्स। हमें मिल रहा है एक्स की वैल्यू -1, है ना। हमें क्या मिल रहा है, एक्स की वैल्यू -1। इसका मतलब ये है हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, है ना। और कोऑर्डिनेट लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में कोऑर्डिनेट लिखने का फॉर्मूला होता है एक्स कॉमा पी एक्स। मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल आपका एफ एक्स है तो पी एक्स की जगह एफ एक्स कर देंगे, तो एक्स की जगह -1 हो जाएगा और एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सब के सब -1, 0 से पास करेंगे। तो हम लोग ये लिखेंगे ऑल द, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल को लीनियर फंक्शन कह रहा है, ऑल द लीनियर फंक्शन विल पास थ्रू -1, 0। ये जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो सब के सब -1, 0 से पास करेंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। कहीं पे भी कट करे फंक्शन की वैल्यू तो 0 होगी। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में भी बताया था कि अगर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इसके जगह हम लोगों ने 0 रख दिया और एक्स की वैल्यू को निकाला तो -1 आया। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स कॉमा पी एक्स, है ना। तो एक्स की जगह -1 रखेंगे और इसकी वैल्यू तो 0 थी। इसका मतलब जितने भी लीनियर फंक्शन है वो सब के सब इस पॉइंट से पास करेंगे। यही हमारा आंसर है ना। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में भी किया था। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी यार वीडियो शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।